बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार। मेरी माताजी अक्सर उस समय जब मैं डिमोरलाइज हुआ करता था तो मुझसे कहती थी कि आप न्यायपालिका के सतत प्रयास में अपनी जो भूमिकाएं हैं उसको करते रहिए। कहीं ना कभी भगवान की जब लाठी बजेगी तो उसकी आवाज़ भले ना सुनाई दे लेकिन गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज जब सुबह मैं माताजी को दर्शन कराने बाबा काशी विश्वनाथ लेके जा रहा था तो माताजी ने वही एक बात फिर से कही कि आज गूंज बहुत दूर तक जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइन है, सबहु नचावत राम गोसाई। तो बिल्कुल चरितार्थ हुआ है और राम जी पे पूरा भरोसा था कि वो न्याय करेंगे और न्याय जो है थोड़ा सा देर हुआ सर, लेकिन बिल्कुल जो है सही समय पे हुआ। एक तरह से कहिए तो मतलब पूर्वांचल और गाजीपुर जिले से बड़े अपराधी का अंत हुआ और आतताई अपराधी था ये। उसने देखा जब सब कुछ खत्म हो रहा तो उसका डिमोरलाइज होना, उसको शैटर हो जाना एकदम स्वाभाविक बात है। और ऐसी हालत में कार्डियक अरेस्ट मैं समझता हूँ अगर हो गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बहुत बड़ी साजिश के तहत सब हुआ है। खाने में जहर दिलवा चुके थे, इलाज मुकम्मल होने नहीं देंगे, जेल भेज दिया गया। ये मौत नहीं है, ये बिल्कुल हत्या। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में आखिरी में उन्होंने मुझसे ये कहा है, बिल्कुल लास्ट में, कि बॉडी तो यहीं रह जाएगी, रूह मेरी चली जाएगी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक ऐसा जिला जिसकी पहचान 1330 ईस्वी से हिंदू मुस्लिम एकता की रही, लेकिन वक्त के पहिए ने ऐसी चाल चली कि उस्ताद गाजी मशूक के बसाए इस शहर के पन्नों में एक माफिया ने नफरत की खूनी कहानी लिख डाली। नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ ही साथ उसके आतंक का भी अंत हो चुका है, यानी उसके ज़राइम की दुनिया का भी खात्मा हो चुका है। लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी है, वो कहानियां जिसमें परिवार के लिए मुश्किलें हैं, जिसे मुख्तार ने अपने जीवन के सफर में खुद लिखी। कहा जा सकता है कि एक मुख्तार 1000 अफसाने, लेकिन हर अफसाने पर भारी मुख्तार का अपराध का अफसाना। लंबा कद, चेहरे पर अकड़ और रौबदार मूंछों वाला मुख्तार जीवन के आखिरी पड़ाव पर भले ही व्हीलचेयर पर बैठा दिखता रहा हो, अस्पताल पहुंचने पर उसके बेजान हाथ लटकते दिखे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले मऊ और उसके आसपास के इलाकों में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। भले ही अब अंसारी के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। इनका जो गिरोह चलता था, टाटा, ये इसकी टोयोटा की कॉलिस गाड़ियां थी, उस समय बड़ी पॉपुलर थी और इनके पास 5-6 कॉलिस गाड़ियां थी कि नंबर प्लेट एक होते थे, सब एक साथ चलती थी और इसमें इनका पूरा गिरोह चलता था। कुल मिला के 15-20 पुलिसकर्मी इनके साथ चलते थे जो इनकी गिरोह को ताकत भी देते थे। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया था। अब उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। फिर मुख्तार अंसारी ने इनकी गाड़ी को ओवरटेक करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के थे, उनको झाड़ लगाई थी और वो कुछ नहीं कर पाए थे। मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार के परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की रही है।
दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार को भी जिंदगी के शुरुआती दौर में क्रिकेट का शौक था, लेकिन एक खिलाड़ी माफिया बनने की राह पर निकला तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। गलत सही की परवाह किए बिना कानून से खेलता रहा। मुख्तार अंसारी की फोटो किसी ने खींच ली थी जब वो असेंबली के कॉरिडोर्स में घूम रहे थे, और जबकि सच्चाई यह है कि उस तारीख को वो जेल के अंदर होने चाहिए थे। आखिर जेल के अंदर से निकल के और असेंबली में घूम रहे हैं, ये कैसा मतलब किस तरह की जेल थी जो उनको असेंबली तक पहुंचा दी। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। वहीं मुख्तार अंसारी की कहानी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। कोतवाली में इन्होंने मतलब जो कि मुरादाबाद कोतवाली में खड़े होके उस समय उन्होंने वहीं पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डांट लगाई थी। तो अब मतलब एक माफिया डॉन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके इलाके में और कोतवाली के अंदर उसको डांट लगाए, मतलब ये सब बातें बड़ी मतलब सोच के दुख होता था कि मतलब प्रशासन इतना पंगु हो गया है और इतना उसने सरेंडर कर दिया है। सवाल है, मुख्तार में इतनी हिम्मत कहां से आती थी और किस लिए उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा? पैसों के लिए या राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए? 1980 के दौर में जब पूर्वांचल विकास की पटरी पर अभी चलने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त वहां के लोकल अपराधियों में ठेके लेने की होड़ लगी थी। मुख्तार उस वक्त नाबालिग था, लेकिन 1963 में पैदा हुए मुख्तार के खिलाफ पहला मुकदमा कॉलेज के दिनों में ही दर्ज हुआ। वो साल था 1978 का। गाजीपुर के सैयदपुर थाने में आईपीसी की धारा 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम आया। उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी। वहाँ पे दो लोकल गैंग थे, दोनों सिंह के गैंग थे, एक हुकुम सिंह थे, एक साहब सिंह थे। इन्होंने उस गैंग को ज्वाइन किया, मुख्तार अंसारी ने ज्वाइन किया था और उनके गैंग में ये शामिल हो गए। बाद में मुख्तार अंसारी का इन्वॉल्वमेंट क्राइम में बढ़ता गया। पहली हत्या के पीछे की कहानी में प्राइवेट बसों का संचालन था। तब मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बलिया और बनारस के लिए प्राइवेट बसें चलती थीं। सचिदानंद राय इस धंधे के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। कहा जाता है कि मुख्तार के कुछ लोग भी इस धंधे में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसे लेकर विवाद हो गया। मुख्तार के जवानी के दिन थे। उसने सचिदानंद की गैर मौजूदगी में उनके लोगों को खदेड़ दिया। सचिदानंद को जब ये बात पता चली तो वो मुख्तार के घर फाटक पहुंच गए। कहा जाता है कि मुख्तार को यही बात बहुत बुरी लगी। इसके कुछ ही दिनों बाद सचिदानंद की हत्या हो गई। इसमें नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। जैसे जैसे विवादों से नाता जोड़ता गया, मुख्तार बड़ा होता गया। ये जो राजनीति में आने के बाद लेकिन बहुत ऐसे कुछ काम किया था। साथ साथ ये बहुत बड़े लोग, यूपी का जो जमींदार खास तौर पे थे, इनके ऊपर एक तरह से बड़े बड़े व्यापारी थे, इनके ऊपर गुंडा टैक्स भी कायम किया था, जिसे गुंडा टैक्स कहा जाता था। इसलिए ओपी का जो कानून व्यवस्था का जो स्थिति जो खराब होने का कारण, क्योंकि एक तरफ है पॉलिटिकल जो सपोर्ट इन लोगों को, माफिया को मिलता था। मुख्तार जब क्राइम की दुनिया में दाखिल हो रहा था, तब चिल्लूपाड के हरिशंकर तिवारी का जलवा था। हरिशंकर तिवारी गैंग में गाजीपुर के दो भाई काम करते थे, साधु और मकनू सिंह। दोनों जब गाजीपुर आते तो मुख्तार के सामने अपराध और ठेकेदारी की लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे। मुख्तार की दिलचस्पी बढ़ने लगी। नतीजा, साधु और मकनू सिंह से उसकी दोस्ती गहरी हो गई। 1985 में हरिशंकर तिवारी के विधायक बनने के बाद मुख्तार को अपनी मंजिल दिखने लगी थी। उत्तर प्रदेश का जो राजनीति में बाहुबली के साथ जो राजनीतिक दल और नेताओं का जो एक घनिष्ठ जो संपर्क बना, ये उत्तर प्रदेश का राजनीति का बहुत ही छवि खराब करता था। उस वक्त मुख्तार अंसारी मकुनी सिंह गैंग में था। साधु और मकुनी की संगत ने मुख्तार को लाइन दे दी। वो ठेके में उतरने का सोचने लगा, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं था और ना पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी थी कि इस काम की अनुमति मिले।
लेकिन मुख्तार ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अपनी बसों के धंधे को चलाने के लिए सरकारी बसें तोड़ दी गईं, ड्राइवर और कंडक्टर पीट दिए गए और साधु और मखनू के विरोधी साहिब सिंह गैंग से भी मुख्तार ने दुश्मनी मोल ले ली। उस वक्त साहिब सिंह गैंग के लिए गैंगस्टर ब्रजेश सिंह काम कर रहा था। हत्या का केस दर्ज होने के बाद मुख्तार और खुल गया। उसने तमाम आपराधिक गिरोहों के साथ दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसकी ये दोस्ती मुख्तार बनाम ब्रजेश सिंह होने लगी। दोनों पूर्वांचल की जो अपराध की दुनिया थी उसमें खासा दबदबा बनाने लगे थे। मुख्तार अंसारी ने अपने गैंग के दम पर कोयला खनन और रेलवे जैसे धंधे से 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। मुख्तार जानता था कि अपराध की उम्र लंबी नहीं होती, इसलिए भाई अफजाल के जरिए राजनीति में पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी। साल 1985 में मुख्तार के भाई अफजाल चुनाव में उतरे और विधायक बने। मुख्तार की वजह से 1989 में भी अफजाल अंसारी को जीत मिली। इस जीत ने उस वक्त ये साबित कर दिया कि गाजीपुर में अंसारी बंधुओं के अलावा और कोई नहीं जीत सकता। भाई को राजनीति में स्थापित करने के बाद बीएसपी के टिकट पर मुख्तार 1996 में पहली बार विधायक बना। पहली बार जो है इनको संरक्षण जो दिया गया वो बीएसपी से दिया गया। बीएसपी ने इनको अपना टिकट दिया और बीएसपी की जो सुप्रीमो थी मायावती, इन्होंने उनको कन्विंस किया कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं या जो बातें हमारे बारे में बोली जाती है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। सामाजिक और राजनीतिक माहौल भी ऐसा था कि जो बाहुबली होते थे वो समाज के एक खास विशेष वर्ग या युवाओं को, राजनीतिक पार्टियों को जो है बहुत अट्रैक्ट करते थे, बहुत आकर्षित करते थे। और उसके बाद मायावती ने इनको गरीबों का मसीहा करके जो है समाज में प्रक्षेपित किया। मायावती का यह प्रश्रय देना और इनको यह उपाधि देना कि यह गरीबों के ये मसीहा हैं, ये इनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत लंबी छलांग थी। राजनीति में आने के बाद मुख्तार गैंग और मजबूत हो गया। सरकारी विभागों के ठेके में ब्रजेश सिंह का दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा था। इसलिए ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मरवाने का बड़ा प्लान तैयार किया। जुलाई 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला करवाया। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे मारे गए। हालांकि इस वारदात में ब्रजेश सिंह भी बुरी तरह जख्मी हो गया। सबसे पहले जो इनको चुनौती मिली या इन्होंने जिनको चुनौती दी थी वो गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के साथ थी। ब्रजेश के हमले के बाद मुख्तार और सतर्क हो गया। उसने बड़े और घातक हथियार खरीदने की प्लानिंग की और एक भगोड़े सिपाही से 1 करोड़ रुपए में लाइट मशीन गन का सौदा किया। इस बात की जानकारी सर्विलांस के जरिए एसटीएफ को मिली। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की वाराणसी यूनिट के प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने एक्शन लिया, लेकिन मुख्तार की वजह से उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक क्रॉस फायरिंग हुई थी लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में और उसके बाद शासन प्रशासन की नींद उड़ गई, सरकार की भी किरकिरी होने लगी। हाई लेवल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इसको एसटीएफ चेक करे, सर्विलांस पे ले इन लोग को। उसके बाद मैं गया वहाँ टीम को लेके लिसनिंग में, जब इनके फ़ोन को लिया तो उस कॉल के दौरान ही ये इंटरसेप्ट हुआ कि मुख्तार अंसारी के आर्मी का भगोड़ा है बाबूलाल यादव, जिससे वो लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है और वो जम्मू कश्मीर से आरआर राष्ट्रीय राइफल से लेके भागा था और इनको बेचना चाहता था। 1 करोड़ में सौदा भी डन हो गया। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने जब उसको पकड़ा, रिकवर किया, पोटा लगा, जो उस समय कानून एग्जिस्ट करता था। अब वही सरकार जब उनके चहेते मुख्तार अंसारी फंस गए उसमें, तो कहने लगे मुलायम से कि नहीं अब इसको वापस लो। इन लोगों ने जब देखा कि केस वापस नहीं हो पा रहा तो हमारे मातहतों को परेशान शुरू कर दिया कि तुम लोग बयान बदलो। और उस कंडीशन में मुझे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके, और मुझे लगा कि मैं अगर निकल जाता हूं तो ये सब बच जाएंगे, तो मैंने फिर रिजाइन किया। मुख्तार का खौफनाक चेहरा 2005 में पूरे देश ने देखा जब मुख्तार गैंग ने विधायक कृष्णानंद राय की बेरहमी से हत्या कर दी। मेरी उम्र करीब 17 साल के दरमियान की थी। 16 साल का मैं हो चुका था। इस हत्या के पीछे मुख्तार के सियासी वर्चस्व को मिलने वाली चुनौती थी। इसको गहराई से समझेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। गाजीपुर भूमिहार बहुल इलाका है, जहां पर
90 के दशक में भूमिहारों के खिलाफ चुनाव लड़ना किसी भी दूसरी जाति के लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन अंसारी बंधुओं ने इसे चुनौती दी और चुनाव जीतते रहे। मुख्तार के मजबूत होने पर ब्रजेश सिंह भूमिगत हो गया। मुख्तार के सियासी विरोधियों को एक चेहरे की तलाश थी। ऐसे में कृष्णानंद राय ने वो कमी पूरी कर दी। ब्रजेश गुट अंसारी परिवार को हर हाल में हराना चाहता था, लेकिन मऊ में ये मुश्किल था, पर गाजीपुर में आसान, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी सिर्फ 10% थी। 2002 में कृष्णानंद मोहम्मदाबाद से अफजाल के खिलाफ खड़े हो गए और चुनाव जीत भी गए। उसी दिन से कृष्णानंद राय मुख्तार की आंख की किरकिरी बन गए। कृष्णानंद जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे। लेकिन मऊ दंगा मामले में 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार के गाजीपुर जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय लापरवाही बरतने लगे। गाहे बगाहे वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीन इलाके के सेनारी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की हल्की बारिश के बीच कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। शाम 4 बजे के आसपास जब वो अपने गांव गोडौर लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गईं। ये सामान्य हत्या नहीं थी। मुख्तार के एक ऑडियो में ये बात भी सामने आई थी कि हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चुटिया भी काट ली गई थी। दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ, काट नहीं, ठीक है, मुट्ठी में। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार गिरफ्तार हुआ। उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के बावजूद लंबे समय तक राजनीति में उसका दबदबा बना रहा। उसने न सिर्फ अपने भाइयों को माननीय बनाया, बल्कि बेटे को भी सदन में भेजा। लेकिन 5 बार विधायक रहने वाले मुख्तार की मुश्किलें तब बढ़ने लगीं जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। रॉबिन हुड और गरीबों का मसीहा बनकर आतंक मचाने वाले मुख्तार के हर कर्म का हिसाब होने लगा। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। योगी सरकार के बुलडोजर ने न सिर्फ माफिया मुख्तार के अवैध साम्राज्य को जमींदोज किया, बल्कि गैंग के सदस्यों के खिलाफ भी कठोर एक्शन लिया गया। मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर गोली मार दी गई। मुख्तार को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। अपनी आंखों के सामने बेटे और बहू को भी मुख्तार ने जेल जाते देखा और आखिर में अपनी हनक से दूसरों का दम घोंट देने वाला माफिया मुख्तार भी 61 साल की उम्र में मौत के आगोश में समा गया, मिट्टी में मिल गया। परिवार वाले इस मौत के पीछे साजिश बता रहे हैं, लेकिन मुख्तार के आतंक से पीड़ित इसे करनी का फल मानते हैं।